तालियों के साथ स्वागत कीजिए। थोड़ी ठंड लगने लग गई है, थोड़ी तालियां बजाएंगे तो गर्मी भी आ जाएगी और सर का स्वागत भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। हेलो। अभी मैं कुछ दिन पहले मुंबई में था, एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि इन बच्चों से कनेक्टेड है। तो मैं जब लिरिसिस्ट हूँ तो मुझे कई म्यूजिक डायरेक्टर के पास सिटिंग के लिए जाना पड़ता है। गाने की जब सिटिंग होती है तो गाना जिस तरह से बनता है, तो मुझे याद है पाली हिल में एक म्यूजिक डायरेक्टर थे और मुझे उनके पास जाना था सिटिंग के लिए। उनके पास लगातार जाने की वजह से एक घर जैसे रिलेशंस हो गए थे। उनका एक बच्चा था, वो बच्चा इतनी उम्र का था जितने बच्चे भी यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जब मैं उनके यहाँ पे पहुंचा तो वो बच्चा दौड़ के मेरे पास आया, बोले दिनेश अंकल आप कैसे हैं? मैंने बोला मैं एकदम ठीक हूँ। तो बोलने लगा कि मैं अब स्कूल जाने लगा हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ने भी लगा हूँ, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन कीजिए। मैंने बोला मैं आपसे क्या क्वेश्चन कर सकता हूँ? बोले आप कुछ भी क्वेश्चन कीजिए। तो मैंने उससे एक क्वेश्चन किया कि यदि आप स्कूल जाने लगे तो बताइए 10 और 10 कितने होते हैं? तो उसने जल्दी से आंसर दिया 40। और जैसे ही उसने आंसर दिया ऊपर से पापा निकले और तालियां बजाते हुए नीचे आए, बोले वेरी वेल आंसर। बोले अब ये लो 10 रुपए, बहुत अच्छा आंसर दिया और टॉफी खाओ और हम दोनों को अब बीच में डिस्टर्ब मत करना क्योंकि हमें काम करना है। मैं गफलत में पड़ गया कि 10 और 10 40 कब से होने लगे। मेरा मन ही नहीं लग रहा था कि यार मैं म्यूजिक की क्या बात करूं। 10 और 10 40 और एक पापा बोल रहा है कि वेरी वेल आंसर, ये कैसे संभव है? मैं म्यूजिक सिटिंग पे बैठा, बोले निकालो गाना। मैंने कहा सर गाने वाने की बात बाद में होगी, पहले आप ये बताइए 10 और 10 40 कब से होने लगे? क्योंकि आपके बच्चे ने, मैंने क्वेश्चन किया 10 और 10 कितने? उसने बोला 40 और आप ऊपर से नीचे उतरे और आपने बोला कि वेरी वेल आंसर और आपने 10 रुपए भी दिए। तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। बोले दिनेश कल इसने 10 और 10 80 बोले थे, आज 10 और 10 40 पे आया है तो कल 10 और 10 20 पे भी आ जाएगा। ये छोटे से बच्चे हैं, बहुत छोटे से बच्चे हैं, अभी 10 और 10 40 ही कर रहे हैं, बिल्कुल टाइम पे नहीं है। लेकिन मैं पीछे देख पाता हूं कि पीछे जो टीचर है और जो समूह है वो बड़ा कमाल का समूह है और मुझे मालूम है कि 10 और 10 80 करेंगे, फिर 40 करेंगे, लेकिन एक दिन यही छोटे छोटे से बच्चे 10 और 10 20 पे भी आ जाएंगे। मैंने अभी पूरी चीज को बहुत ध्यान से देखा। मैंने सबसे पहले टीचिंग स्टाफ को देखा, सारी लेडीज, ये कमाल की बात है। यदि मैं यहाँ जितने भी लोग हैं उनको ये बोलूं कि वो जो छोटे बच्चे जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे परफॉर्मेंस करके गए, और जितने भी पापा हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 3 दिन यदि मम्मी चले जाएं और पोटी धुलाने से लेके टिफिन तैयार करने से लेके सारे काम यदि पापा को करना पड़े तो मनोवैज्ञानिक ये बोलते हैं कि 3 दिन में सारे पापा पागल हो जाएंगे। इन छोटे बच्चों को संभालने की कुव्वत मुझे लगता है केवल लेडीज के पास है और मुझे खुशी इस बात की है कि इस जेवीएम प्ले स्कूल में इन बच्चों को ट्रेन करने का पूरा जिम्मा उठाया है लेडीजों ने। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां सारी टीचर्स के लिए हो जाए। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये टीचर्स लोग पूरे साल आपके बच्चे पे जबरदस्त मेहनत करते हैं। पूरे साल ये लगे होते हैं, 8 घंटे 10 घंटे जितने भी बच्चों का स्कूल का टाइम होता है, ये पूरे टाइम बच्चों पे लगातार जम के मेहनत करते हैं। फिर बच्चों के परिणाम पे इनका परिणाम डिपेंड होता है। बच्चा यदि फेल तो टीचर भी फेल, बच्चा यदि पास तो टीचर भी पास, और बच्चा यदि मेरिट लिस्ट में तो आपका टीचर भी मेरिट लिस्ट में। तो टीचर बड़े इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा किसी भी सेमिनार में हमेशा ये बोलता हूं, और ये बात बिल्कुल कमाल की है कि यदि आप किसी बहुत महत्वपूर्ण टीचर को, बहुत अच्छे टीचर को आपकी लाइफ में देखते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छा टीचर यदि आपके बीच में है तो समझ लीजिए अतीत का बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा होगा। बहुत अच्छा टीचर अतीत का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है और वर्तमान में यदि कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो समझ लीजिए कि वो भविष्य का बहुत अच्छा होने वाला टीचर है। ये डिपेंड करता है, यदि आप कोई भी अच्छा, यदि आपने टीचर देखा और यदि आप पूछेंगे उसके गुरु से तो वो बताएगा कि अतीत का बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है। तो बड़े कमाल की बात है। ये जो बच्चे थे इनके बारे में मैं एक बात बता देना चाहता हूं। ये सारे बच्चे मुझे लग रहा है ये अंडर 7 ईयर थे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको, पेरेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहता हूं कि मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि 4 से 7 साल के बच्चे का 50% डेवलपमेंट 7 साल की उम्र में हो जाता है।
7 साल का यदि बच्चा है तो उसका जो डेवलपमेंट है जो पूरी लाइफ में करेगा उसका 50% डेवलपमेंट 7 साल की उम्र में हो जाता है। तो समझ लीजिए कि आपके यदि 7 साल का बच्चा है तो 50% डेवलपमेंट हो चुका है। अब वो 70, 80 या 90 साल जिएगा तो उसका बाकी का डेवलपमेंट इतने सालों में होगा। ये छोटे से बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हमें यहीं पे काम कर लेना है। हम जो इनको डाल रहे हैं, जिस भी चीज को दे रहे हैं, जैसे भी घर में इनके लिए परिस्थितियां बना रहे हैं, समझ लीजिए कि वो क्रिएट हो रहा है उसके अंदर। तो बच्चों पे यदि हमें काम करना है तो यही उम्र है। और मुझे खुशी है कि इतने शानदार प्रोग्राम का मैं हिस्सा हुआ जहां पे इतने छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूं। मैं तो हमेशा से ये कहते आ रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर की जरूरत नहीं है, वो सारे प्रोफेसर को बच्चे के ट्रेनिंग में लाना चाहिए। क्योंकि यदि हमने बेस मजबूत कर दिया और इन छोटे छोटे से बच्चे को यदि हमने ट्रेनिंग प्रॉपर दे दी तो फिर वो जो कॉलेज और स्कूल में हाथ से हो रहा है वो नहीं हो पाएंगे, वहां देर हो चुकी होती है। इन छोटे से बच्चों पे हमें यहीं पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। और यदि हम यहाँ काम कर पाने में सफल हो पाते हैं तो समझ लीजिए कि हम बहुत बेहतर बच्चों को भविष्य बना पाएंगे। बड़े दुख की बात है, यदि मुझे मेरे पास है सर 5 मिनट टाइम हो, मैं 5 मिनट या 10 मिनट और लेना चाहूंगा आपके, क्योंकि मुझे जो बात करना है वो आप लोगों से रिलेटेड बात करना है। मैं जानता हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं वो आपके बच्चे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, लेकिन उन बच्चों को जो नरिश कर रहा है, उन बच्चों को जो पालन पोषण कर रहा है, उन बच्चों को जो केयर कर रहा है, वो शायद मेरी बात को जरूर सुनेंगे। मैं जब भी किसी सेमिनार में जाता हूं, जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं एक बात अवश्य करता हूं कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब भी बहुत है, लेकिन मैं जिससे कहने जा रहा हूं हो सकता है शायद वो बेहोश। तो जब मैं ये बोलता हूं कि मैं जिससे ये कहने जा रहा हूं वो बड़ा हो सकता है कि बेहोश हो, तो ऑडियंस में से हाथ उठते हैं और बोला जाता है कि आप हमें बेहोश कैसे कह सकते हैं, जबकि हमारी आंखें तो खुली है। आप हमें बेहोश कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं वो हमारे कानों तक तो पड़ रही है, उसके बावजूद मैं क्लियर कर पाने में सक्षम हो पाता हूं कि नहीं आप बेहोश। ये कैसी बेहोशी? मनोवैज्ञानिक ये बोलते हैं कि जब भी कोई बोल रहा होता है और आप जब सुन रहे होते हैं तो केवल 2% सूचनाएं आपके कानों तक जा पाती है। सुनिए इसको वापस, जब कोई बोल रहा होता है और आप जब सुन रहे होते हैं तो केवल 2% सूचनाएं आपके कानों तक जा पाती है। उसका रीजन क्या है मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आज आप सब लोग ये नोट करेंगे कि क्या चीज आपकी लाइफ से मिस हो गई। और यदि आपकी लाइफ से वो चीजें मिस हो गई तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो बच्चों की लाइफ से आप मिस ना होने दें। और मनोवैज्ञानिक इसके पीछे रीजन देते हैं कि 2% सूचनाएं केवल यदि आपके कानों तक जा पाती है, 2% बातें आप सुन पाते हैं, तो इसके पीछे रीजन है लगातार बात करता हुआ मन। लगातार आप बात कर रहे हैं। आपने कभी नोट किया यदि 5 लेडीज बैठ हैं और वो आपस में गपबाजी कर रही हैं तो एक लेडीज जब बोल रही है तो ऐसा लगेगा कि 4 लेडीज सुन रही है, नहीं सुन रही है, वो ये तैयारी कर रही है कि मुझे क्या बोलना है। कभी आपने नोट किया कि आप चाय की एक स्टॉल पे बैठे हैं और 5 दोस्त बात कर रहे हैं और एक बंदा यदि बोल रहा है तो ऐसा लगा कि आप सुन रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं आप नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उस सुनते वक्त आप बोलने की तैयारी कर रहे हैं। और आप हमेशा देखना कि आप एक जो इंपॉर्टेंट सूत्र है उसको खो रहे हैं। उस इंपॉर्टेंट सूत्र को यदि मैं यहां से कुछ बोल पा रहा हूं तो वो अपने बच्चों को देना आप जो आपकी लाइफ से मिस हो गया। और वो जो सूत्र है जो आपकी लाइफ से मिस हुआ वो ये है कि हमें जहां होना चाहिए वहां नहीं होते हैं और जहां नहीं होना चाहिए वहां हमेशा बने रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपकी लाइफ से मिस हो गया। हमें जहां होना चाहिए वहां नहीं होते हैं और जहां नहीं होना चाहिए वहां हमेशा बने रहते हैं। कभी आपने अपने रूटीन को गौर किया? जब आप ब्रश करते हैं तो देखिए कहां पे हैं आप, कल से करके देख रहा हूं। हमेशा ब्रश आप करते हैं तो फिजिकली तो ब्रश ही कर रहा है, मेंटली कहीं और है। फिर आप नहाते हैं, मैं कह रहा हूं आज तक आपने ठीक से नहाया नहीं। यांत्रिक रूप से साबुन चलता है क्योंकि दिमाग कहीं और है, कोई किसी मीटिंग में हो सकता है, किसी बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। जब आप खाना खाते हैं, और मैं ये कहता हूं आपसे कि आज तक आपने ठीक से खाना नहीं खाया, खाना खाते खाते वक्त अपनी स्थिति को देखना, आप कहीं और हैं। आप खाना खाते वक्त कहीं और है, ब्रश करते वक्त कहीं और है, नहाते वक्त कहीं और है। कैसे संभव है कि आपके बच्चे को यदि आप कोई म्यूजिक टीचर के पास जा रहे हैं, एक्टिंग टीचर के पास जा रहे हैं, डांस टीचर के पास जा रहे हैं, और यदि आप आके बैठते हैं तो आपका नियम यह है कि आपको जहां होना चाहिए वहां तो रहते नहीं है, जहां नहीं होना चाहिए वहां बने रहते हैं। आप हमेशा वर्तमान या आप हमेशा भविष्य या अतीत में रहते हैं। तो कैसे संभव है कि आपने ब्रश करना चूक गए, आप नहाना चूक गए, आप खाना चूक गए? तो कैसे संभव है कि जब कोई आपको बोल रहा है तो आप उसको सुन पाने में सक्षम है? क्योंकि आप उसी नियम को फॉलो करेंगे कि आप कहीं और रहते हैं। और यह कैसे संभव है कि जब आप पूजा करेंगे तो वो पूजा भी ठीक से हो जाएगी? आपने नोट किया जब आप पूजा करते हैं कितने विचार भगवान को छोड़ के सारे विचार आपके अंदर चलते हैं।
तो बच्चों को यदि कुछ आपको देना है तो वो दीजिए कि वो वर्तमान में रहना सीखे, क्योंकि कितनी भी उसको शिक्षा दे दो, कितनी भी तैयारी उससे कर दो, कितनी भी धर्म की दुहाई उसको दे दो, कितनी भी सभ्यता की बात कर लो, संस्कृति की बात कर लो, यदि उसके पास अवेयरनेस नहीं है तो वो बार बार से तैयार किया हुआ बच्चा है। हमें सबसे पहले मैं सारे टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को यदि कुछ देना है तो होश देना है, अवेयरनेस देना है, क्योंकि हमने जो चीज मिस की कि हम जहां होना चाहिए वहां नहीं होते। दैट इज वाई हमारे वर्तमान का सारा पल चुके चले जा रहा है, हम वर्तमान खो देते हैं, हम तैयारी में लगे हुए हैं। मैं ऐसे ऐसे हस्बैंड को जानता हूं जिन्होंने पूरी तैयारी कर ली आगे वाले भविष्य, वो डनलप के गद्दे लिया है, महंगे महंगे चीजें लिया है, लेकिन उस डनलप के गद्दे पे वही नहीं सो पाते, उनको लगता है वो आगे सो जाएंगे। वर्तमान हम चुके चले जा रहे हैं और जिंदगी अभी यहाँ इसी वक्त ही है। यदि इस मंच के माध्यम से मैं कुछ महत्वपूर्ण बात कह पा रहा हूं तो मैं आप इसको जरा समझने की कोशिश करना। मैंने बताया कि ये बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमने फिर इसी तरह से इनको सिखाया तो ये बाहर बाहर से तैयार होंगे और अंदर से खोखले हो जाएंगे। यदि अंदर से इनको कुछ तैयार करना है तो मेडिटेशन आपके स्कूल के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर जरूर उतारें, ताकि बच्चा वर्तमान में रहना सीखे। बच्चे पीछे बहुत छोटे, मैं अपनी बात को आखिरी में खत्म करना चाहूंगा क्योंकि ये मामला स्कूल का है, तो एक छोटी से वाक्य के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। मेरे पास बातें बहुत सारी थी, लेकिन ये वक्त वैसा नहीं है जहां मैं अपनी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर पाऊं। एक छोटी सी बात शिक्षा के ऊपर मैं करना चाहूंगा और फिर अपने स्थान पे आ जाऊंगा। मैं एक छोटा सा वाक्य है जो हमारी शिक्षा पे आता है। एक गुरु है और उसके 3 शिष्य, और ये बात बहुत पुरानी है, जब मठ हुआ करता था, इस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं थे, और उस वक्त की जो एग्जाम होती थी वो बहुत ज्यादा टफ होती थी, जैसा कि हम सब जानते हैं, सीरियल्स और इसमें देख पाते हैं हम लोग, तो बड़ी टफ एग्जाम होती थी उस वक्त। तो वो गुरु उनको, जो शिष्य थे, उनको हमेशा बोलता था कि पूरे साल में तुम्हारी 3 परीक्षाएं होंगी, और वो तीनों परीक्षाएं जब तुम पास करोगे, जब तुम उत्तीर्ण माने जाओगे। और परीक्षा बहुत टफ होती थी। पहली परीक्षा हुई, 3 स्टूडेंट पास कर गए, दूसरी परीक्षा हुई, 3 स्टूडेंट पास कर गए, लेकिन तीसरी परीक्षा हो ही नहीं पाई। ये तीसरी परीक्षा था, ठीक है, लेकिन पहली परीक्षा इतनी टफ थी, दूसरी परीक्षा इतनी टफ थी कि जो बच्चे थे वो बहुत घबराने लगे कि यार इस तरह की परीक्षा ना हो तो बहुत अच्छा। लेकिन 2 परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें स्टेज पे बुलाकर डिग्रियां दे दी गई, उन्हें सर्टिफिकेट दे दी गई, और वो दोनों जो बच्चे थे, वो जो तीनों बच्चे थे, बोले यार अच्छा हुआ छुटकारा मिला कि ये परीक्षा ना हो पाई। और मालूम पड़ा कि अब वो घर जा सकते हैं क्योंकि उनकी शिक्षा पूरी हुई। तो वो अपना सामान पैक करने लगे, और उस वक्त जो घर होते थे वो बड़े दूर दूर होते थे, साधन थे नहीं आवागमन के, तो जाना पड़ता था जंगलों के बीच। उन तीनों बच्चों के घर जंगलों के दूसरे पार थे और बीच में घना जंगल था। उन्होंने दोपहर तक सारी तैयारी की, अपना बैग लेके वो निकल पड़े। तीसरी परीक्षा अभी हुई नहीं और गुरु ये बोलता था कि तीनों परीक्षा पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो निकले तो शाम होने लगी थी और अंधेरा ढलने लगा था, अंधेरा आने लगा था। जंगलों में जंगली जानवरों का खौफ था, जंगली जानवर हमला कर सकते थे, तो सूरज की रोशनी में उसको क्रॉस कर देना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो तेजी से बढ़ने लगे अपने अपने घरों की तरफ, और तीसरी परीक्षा हुई नहीं थी। वो खुश थे और शाम होने के पहले पहले उनको अपने घरों तक पहुंच जाना था। वो तेजी से बढ़ रहे थे, शाम होने को थी, तभी उन्होंने देखा कि एक पगडंडी पे कुछ कांटे बिखरे पड़े थे। पहला वाला बंदा गया, उसको जंप करके उछल के पार कर गया। दूसरा वाला बंदा गया, उसको जंप उतर के पार कर गया। तीसरा वाला बंदा रुक गया। इसको सुनना जरा, यही शिक्षा का सार है। यदि आप सुन पाए तो मेरी बात को गौर करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। पगडंडी पर कांटे बिखरे पड़े थे, झाड़ियां थी। पहला बंदा गया, जो पहला स्टूडेंट था, उछल के उसने उसको पार कर लिया। दूसरे बंदे ने भी उसको उछल के पार कर लिया। तीसरा बंदा रुक गया, रुका, बैठा और जितने भी कांटे पगडंडी पे थे उसको उठाने लगा। 2 लोग बोले पागल हो गया है क्या? यहाँ पे तूने टाइम वेस्ट किया तो हो सकता है कि जंगल में रात बिताना पड़े, और ये खतरों से खाली नहीं है। उसने बोला नहीं, शाम होने को है, अभी देखो पगडंडी पे कांटे पड़े हुए हैं, अभी दिख भी रहा है आंखों से, हो सकता है कि रात में किसी को दिखे नहीं। और आज जब मुझे ये कांटे दिख रहे हैं तो मैं हटा दूं, क्योंकि रात में यदि कोई राहगीर यहां से निकला तो उसके पेट पे कांटा चुभ जाएगा। उन दोनों ने बोला तू पागल हो गया, तुम यहीं रुक और मैं जाता हूं। जैसे ही वो 2 आगे बढ़े, वैसे ही घड़ियों से कुछ आवाज हुई। तीनों ने पलट के देखा तो वहीं से गुरु निकला, और गुरु ने ये बोला, बोले तुम दोनों फेल होते हो, यही तीसरी परीक्षा थी और ये बंदा पास होता है। शिक्षा का कुल सार इतना है, क्योंकि हम सभी फिजिकल फिट नहीं है। आज आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे से बच्चों को उंगली पकड़ के यहाँ पे मैम ला रही है। छोटा बच्चा जब चलना नहीं सीख पाता है तो मम्मियां उसकी उंगली पकड़ के लाती है। ये मम्मियां किस दिन बूढ़ी हो जाएंगी, ये पापा किस दिन बूढ़े हो जाएंगे, ये बच्चे किस दिन जवान होंगे।
कांटे हटाने का मतलब केवल इतना है कि हमारे साथ जो भी हैं उसके साथ हम सामंजस्य बिठाएं, उसके लिए हाथ बढ़ाएं, उसको हम खड़ा करें। आज इंजीनियरिंग पढ़ाते पढ़ाते हम बच्चों के उसमें इतना पैसा लगा देते हैं कि वो जब इंजीनियर बनेगा तो सबसे पहले उसका काम ये होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच लूं। डॉक्टर का सबसे ज्यादा काम ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच लूं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि हम भ्रष्टाचार के मामले में सबसे ऊंची पायदान पे हैं। यदि हम कांटे हटाना नहीं सीख पाते हैं, यदि हम किसी की मदद करना नहीं सीख पाते हैं, और हमारे शिक्षक, हमारी शिक्षा, हमारे गुरु यदि हमारे बच्चों को यह नहीं सिखा पाते तो फिर समझ लीजिए कि शिक्षा किसी काम की नहीं है। आप बच्चे को यह जरूर बताइए कि वो किसी की मदद कर सके, किसी के कांटे हटा सके, किसी के लिए हाथ आगे बढ़ा सके और किसी के काम आए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर हम आने वाले भविष्य में एक बेहतर दुनिया बनाने में कामयाब हो पाएंगे, जहां हिंदू मुस्लिम से दूर, गरीब अमीर से दूर हम बेहतर मानवता की बात कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना और इतना वक्त दिया। इतने छोटे छोटे से बच्चों के बीच में परफॉर्मेंस देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ज़्यादा बात की जा सकती थी लेकिन ये वक्त नहीं है। थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ और सारे टीचिंग स्टाफ का, आप सारे पेरेंट्स का, इतने शानदार तरीके से, इतने ध्यानपूर्वक मुझे सुनने की कोशिश करते। थैंक यू वेरी मच।